हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का टीचिंग गोल्स के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। हम यहाँ पर एचएसएससी टीजीटी जनरल पार्ट की प्रिपरेशन हम यहाँ पर करते हैं और आपके मॉक टेस्ट की यहाँ पर सीरीज चली हुई है। एक मॉक टेस्ट 1 में आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हो, या फिर आप वीडियो में जाकर के देख सकते हो, आपको मिल जाएगा। आज जो है मॉक टेस्ट 2 की बात करेंगे। कंप्लीट 50 क्वेश्चंस का सेट रहने वाला है। इसमें थोड़ा सा ये चेंज रखा है मैंने कि कुछ फैक्चुअल क्वेश्चंस को भी लाई हूं, बिकॉज आपके जो एग्जाम हुए हैं 29 अप्रैल को और जो 30 अप्रैल को जो शिफ्ट हुई है आपकी, जो आपके 4 शिफ्ट में एग्जाम हुए हैं, उसके अंदर आपके इजी क्वेश्चन से लेकर आपको डिफिकल्टी लेवल तक देखने को मिले हैं। और साथ ही आपसे फैक्चुअल क्वेश्चंस जो है ज्यादा पूछे गए हैं, छोड़ करके संस्कृत वाला जो एग्जाम, जो संस्कृत का एग्जाम हुआ है उसमें जो आपका जनरल सेक्शन है वो बहुत ईजी रखा गया है। जबकि आपका जो 29 अप्रैल वाला जो दोनों ही शिफ्ट का एग्जाम है उसके अंदर आपको फैक्चुअल क्वेश्चंस काफी पूछने को मिले हैं। ईवीएस के भी बहुत सारे फैक्चुअल क्वेश्चंस आपसे पूछने को मिले हैं, जो कि आपके कहीं ना कहीं करंट अफेयर्स के अंदर भी शामिल हो जाते हैं। तो आज के इस सेशन में आपको अच्छे क्वेश्चंस मैंने देने की पूरी कोशिश करी है। देखो आप अपना इन क्वेश्चंस को करके आप अपनी प्रैक्टिस को अच्छे से कर सकते हो। आप देखिए आपके कितने मार्क्स यहाँ पर बन रहे हैं और कहाँ कहाँ आपको जितना मेहनत करने की जरूरत है। तो कंप्लीट मॉक टेस्ट 2 रहेगा और एग्जाम से ठीक पहले आप अपनी तैयारी यहाँ पर जान सकते हो। बाइलिंगुअल चीजें रहेंगी यहाँ पर। एक चीज और है, अगर किसी भी प्रकार का आपको अगर अगर लगता है कि भाई कोई क्वेश्चन अगर गलत हो गया है तो आप उसको आराम से भी बोल सकते हो, है ना। कमेंट सेक्शन में आप उसको आराम से बता सकते हो, रादर देन कि कुछ लोग होते हैं कि मतलब कुछ भी लिखते हैं करके। तो आप आराम से उस क्वेश्चन को बता सकते हो। बाकी आज मैंने पूरी कोशिश करी है कि आपको कुछ भी क्वेश्चन यहाँ पर डाउट में ना रहे, पूरे सारे क्वेश्चन एकदम क्लियरिटी के साथ आएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। वैसे तो इस सेट में मैंने आपको सीरीज में दिया है कि साथ ही 10 क्वेश्चन ईवीएस के, फिर 5 क्वेश्चन रोड सेफ्टी के, बट शिफ्ट में आपको ये भी देखने को मिला कि आपको ढूंढने पड़ते हैं ईवीएस का क्वेश्चन कहाँ है, रोड सेफ्टी का क्वेश्चन कहाँ है। तो आपको हर चीज के लिए तैयार रहना है ना, वो तो हम आप सभी कर ही लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, जो कि ईवीएस से आ जाता है, एनवायरमेंटल अवेयरनेस है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द इकोटोन। और इकोटोन से एक क्वेश्चन आपका आया हुआ है आपके एग्जाम के अंदर। कौन से शिफ्ट में आया है वो मुझे ध्यान में नहीं है, लेकिन आया है, इकोटोन से रिलेटेड आपको क्वेश्चन आया है। तो आपको इसे समझना बहुत जरूरी है। इकोसिस्टम आप सभी को पता है क्या होता है ना, इकोलॉजी क्या होता है। इकोटोन के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही पूछा गया आपसे, इकोटोन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। इट इज द मीटिंग प्लेस ऑफ 2 डिफरेंट इकोसिस्टम। दो जो डिफरेंट आपके पारितंत्र होते हैं, पारिस्थितिक तंत्र होते हैं, उनका मिलन होता है ये। या फिर इट इज मीटिंग प्लेस ऑफ 2 सेम इकोसिस्टम का मिलन होता है। या फिर डेंसिटी ऑफ स्पीसीज इज वेरी लो हियर। या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो आप अच्छे से आराम से सोचिए, समझिए और फिर इस चीज का आंसर करिए। मैं आपको भी बता देती हूँ, बिकॉज लाइव सेशन है नहीं, तो आपको मैं रिकॉर्डेड फॉर्म में चीजें दे रही हूँ। तो इसका ना आंसर डी नहीं आएगा, डी नहीं आएगा, ना ही इसका आंसर सी आएगा। इकोटोन का मतलब होता है जब 2 डिफरेंट इकोसिस्टम आपस में मिल जाते हैं, मिलते हैं, तो वो आपका इकोटोन कहलाता है। कि जैसे अगर आपने मेरी वीडियोस देखी है तो मैंने आपको मैंग्रोव फॉरेस्ट का एक एग्जाम्पल दिया था। मैंग्रोव फॉरेस्ट, वो जो फॉरेस्ट जो ऊपर से पेड़ है और नीचे उनके तनों में बिल्कुल क्या पानी पानी भरा रहता है ना। बहुत अच्छा डायग्राम मैंने बनाया है यहाँ पे। पूरा मतलब ये पूरा जो आपका लैंड है उसका और प्लस आपका एक्वेटिक, दोनों का एक मिक्सचर होता है। ये जो पौधे होते हैं वो आपकी जमीन में भी होते हैं, लेकिन हमेशा ना इनके जड़ों में क्या पानी भरा रहता है, तो वो आपके मैंग्रोव फॉरेस्ट हो जाते हैं। वो आपका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है इकोटोन का। यानी कि एक्वेटिक जो इकोसिस्टम है वो भी इसके अंदर आ रहा है, साथ ही आपका जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है वो भी इस चीज के अंदर आ रहा है। ठीक है, तो जो 2 डिफरेंट इकोसिस्टम का मिलन आप इसको बोल सकते हो, 2 डिफरेंट इकोसिस्टम का मीटिंग पॉइंट आप इसको बोल सकते हो, ये आपका इकोटोन होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। फटाफट से सारी चीजों को करेंगे। 50 मिनट में 50 क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे, किसी भी प्रकार का कोई भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। और जिस क्वेश्चन में आपको एक्सप्लेनेशन की जरूरत होगी वहां पर दिया जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द बायोस्फीयर। बायोस्फीयर के रिलेटेड कौन सा कथन इनमें से गलत है जीवमंडल से। बायोस्फीयर क्या होता है आप सभी को पता होना चाहिए। बायोस्फीयर क्या होता है, ये वो जगह होती है जहां पे आपका जो लिविंग चीजें होती है, वो जैसे हम फिर चाहे वो प्लांट्स हो, फिर चाहे वो एनिमल हो,
जो सारी चीजें रहती है वो सारा आपका बायोस्फीयर होता है, ठीक है। ये वो अर्थ का पार्ट होता है या फिर आप कह लो एटमॉस्फेयर का पार्ट होता है जिसके अंदर सारे लिविंग थिंग्स इंक्लूड होते हैं, ठीक है, तो वो बायोस्फीयर होता है। बायोस्फीयर इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर या फिर एटमॉस्फेयर। ये बायोस्फीयर जो है लिथोस्फीयर का, हाइड्रोस्फीयर का और आपके वायुमंडल का एक मिक्सचर होता है। या फिर बायोस्फीयर इज मिसिंग एट एक्सट्रीम ऑफ नॉर्थ एंड साउथ पोल। ये एक्सट्रीम नॉर्थ और साउथ पोल पे बायोस्फीयर नहीं होता, वहां पे मिसिंग होता है। या फिर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो यूनिफॉर्मली प्रेजेंट होते हैं बायोस्फीयर में, मतलब हर जगह जो है समान रूप से प्रेजेंट होते हैं। या फिर ऑल ऑफ द अबव। कौन सा आएगा इसमें सही से? अच्छे से सोचना समझना फिर आंसर देना, पोज करके कर लेना। अगर समझने में थोड़ा टाइम लग रहा है तो मुझे पोज कर देना वीडियो को, एंड देन फिर आप जब ना आंसर जो है सोचना, ठीक है। इसका अगर आंसर देखा जाए तो बायोस्फीयर मैंने आपको बताया भाई जहां पर ये वो एक जगह होती है, मतलब जगह नहीं मतलब ऑल ओवर सारी चीज होती है जिसके अंदर आपका जो प्लांट्स आ जाते हैं, ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं, ह्यूमन बींग्स आ जाते हैं, एनिमल्स आ जाते हैं, जो सारी चीजें जहां पर भी है वो आपका बायोस्फीयर का पार्ट हो जाता है। तो ऐसा नहीं है भाई पूरे इस प्लेनेट के ऊपर ऐसा नहीं है कि हर जगह ही सारे जो है सब चीजें हमारे सर्वाइवल के लिए हो, है ना। कुछ ऐसी जगह होती है जहां पर लिविंग थिंग सर्वाइव नहीं कर सकती है। तो ये कह देना कि भाई हर जगह ही बायोस्फीयर का हिस्सा होता है, हर जगह भाई कहीं ना कहीं जो आपका लिविंग थिंग्स प्रेजेंट होते हैं, कुछ ऐसे जगह भी होते हैं जहां पर ये चीजें सपोर्ट नहीं करते हैं। तो यहाँ पर इसलिए आपका जो ऑप्शन नंबर 2 है वो आपका सही है कि बायोस्फीयर इज मिसिंग है, मतलब ए भी ठीक है। बायोस्फीयर एक कॉम्बिनेशन होता है लिथोस्फीयर का, हाइड्रोस्फीयर का और एटमॉस्फेयर का। और बी ऑप्शन भी करेक्ट है। यहाँ पर आपसे इनकरेक्ट पूछा है बिकॉज बायोस्फीयर जो है हर जगह हो ऐसा जरूरी नहीं है, तो एक्सट्रीम नॉर्थ और साउथ में मिस होता है। और अगर हर जगह नहीं पॉसिबल हो पाता है तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो यूनिफॉर्मली प्रेजेंट होते हैं, हम बिल्कुल भी ऐसा नहीं बोल सकते हैं। बिकॉज कुछ जगह ऐसी होती है जहां पर हम लोग सर्वाइव नहीं कर सकते हैं, प्लांट्स वगैरह नहीं हो सकते, एनिमल्स वगैरह सर्वाइव नहीं कर सकते हैं, तो वो बायोस्फीयर का हिस्सा नहीं होती है। तो ये कह देना कि भाई हर जगह यूनिफॉर्मली होता है तो वो गलत बात होगी। इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का यहाँ पर करेक्ट हो जाता है कि बायोस्फीयर में जो जीव है समान रूप से मौजूद होते हैं। ये स्टेटमेंट आपकी यहाँ पर इनकरेक्ट हो जाती है, सी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाता है क्वेश्चन 2 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। व्हाट इज द कार्बन क्रेडिट? कार्बन क्रेडिट के बारे में मैंने आपको बहुत बार बताया है। कार्बन क्रेडिट होता क्या है आप सभी को पता है भाई। आपका जो भी ग्रीन हाउस गैस है इसका जो एमिशन है उसको रोकने के लिए कहीं ना कहीं आपके सामने कार्बन क्रेडिट को लाया गया था। जो भी फर्म्स वगैरह होती है, जितने भी कंपनीज वगैरह होती है जो CO2 गैस का या फिर जितनी भी आपकी ग्रीन हाउस गैसेज होती है उनका एमिशन करते हैं, उनका उत्सर्जन करते हैं, उनको रोकने के लिए, उनको कम करने के लिए यहाँ पर इन चीजों को लाया गया था। और एक कार्बन क्रेडिट कितने अमाउंट ऑफ CO2 होता है ये आप सभी को पता है। तो इसके रिगार्डिंग आपने कार्बन क्रेडिट के बारे में बताना है। इट इज द डिफरेंस बिटवीन द कार्बन एमिशन अलाउड एंड द एक्चुअली एमिटेड कार्बन। ये एक डिफरेंस होता है कि कितना कार्बन एमिशन अलाउ है, कि कितना हम लोग एमिट कर सकते हैं, कितना हम लोग उत्सर्जित कर सकते हैं उसके बीच में, और एक्चुअल में हम लोग कितना करते थे उसके बीच में। भाई एक्चुअल में पहले जितना करते थे उसके बीच में और अभी हमें कितना अलाउ है उसके बीच में डिफरेंस है ये कार्बन क्रेडिट। तो क्या ऑप्शन नंबर 8 ठीक है? या फिर इट इज द लोन अमाउंट बाय IMF फॉर रिड्यूसिंग पोल्यूशन। ये एक तरीके का एक ऋण राशि है IMF द्वारा पोल्यूशन को कम करने के लिए, या एक तरीका के ये एक लोन है गिवन टू द पुअर पीपल फॉर बाइंग मॉडर्न स्टोव। तो क्या एक तरीका का ये लोन है ताकि लोग जो है अपना स्टोव वगैरह खरीद सके। तो देखो ये ऑप्शन तो बिल्कुल ही गलत है, इसलिए आपका डी तो हो ही नहीं सकता। तो ए और बी में है, बट बी भी यहाँ पर बिल्कुल गलत है। आपका जो ऑप्शन नंबर ए है ना वो करेक्ट है। आप आराम से इसको कर सकते हो, अगर किसी ने कार्बन क्रेडिट को अच्छे से पढ़ा है ना तो आप इस क्वेश्चन को आराम से मार्क कर सकते हो कि ये आपका डिफरेंस है किसके बीच में, आपका जो एक्चुअल कार्बन का एमिशन हम लोग कर रहे थे उसके बीच में, और अभी हमें कितना अलाउ है करने को उसके बीच में। इस चीज को आप ऐसे समझो, मान लो भाई एक बच्चा है वो दिन में 10 टॉफियां खाता था, ठीक है, वो दिन में 10 टॉफियां खाता था, वो उसका एक्चुअल है भाई, एक्चुअल खाता था ये दिन में 10। उसके बाद इसकी मम्मी ने कहा कि मैं तुझे चाटा मारूंगी अगर तूने दिन में जो है 10 टॉफियां खाई तो। अब से तुम डेली दिन में कितनी टॉफियां खा सकते हो? 2 टॉफियां खा सकते हो। तो ये उसको अलाउ है, ठीक है, ये 2 टॉफियां खाना उसको अलाउ है। और इसके बीच का डिफरेंस क्या हो गया? इसके बीच का डिफरेंस कितने टॉफियों का हो गया? वो 8 टॉफियों का होगा। और वो किसके बराबर हो गया? वो आपका मम्मी के चाटे के बराबर हो गया, ठीक है। आप इसको ऐसे कर सकते हो कि ये 8 टॉफियां किसके बराबर हो गई है? 8 टॉफियां ये इज इक्वल टू 1 चाटा, ठीक है। तो आप इसको ऐसे कर सकते हो कि जितना आपका ये डिफरेंस है कि आप पहले जितना कार्बन का एमिशन कर रहे थे उसके बीच में और अभी आपको कितना अलाउ है उसके बीच में जो डिफरेंस है वो आपका क्या होता है? वो आपका कार्बन क्रेडिट होता है, जो कि एक तरीके का सर्टिफिकेट टाइप हो जाता है। आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाता है कि ठीक है आप इतना कार्बन का एमिशन कर सकते हो, ठीक है। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए यहां पर करेक्ट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है रिलेटिव कंट्रीब्यूशन ऑफ द CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स और N2O, ठीक है, टुवर्ड्स ग्लोबल वार्मिंग। मतलब इनका कितना कंट्रीब्यूशन है, कितना कंट्रीब्यूट करती है ये एनवायरनमेंट में। भैया पॉल्यूटेड गैस है सारी, ग्लोबल आपकी ग्रीन हाउस गैसेस है सारी, तो ये कितना कंट्रीब्यूट करती है, कितने % कंट्रीब्यूट करती है। तो आपको पता होना चाहिए जो CO2 है ना वो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करती है, और वो कितना कंट्रीब्यूट करती है, 50 to 60% करती है, ठीक है। तो आप बी ऑप्शन को मार्क करेंगे बिकॉज ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं डाटा एक्यूरेट है। 60% आपका CO2 ले सकते हो, मीथेन आपकी 20% ले सकते हो, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन आपकी 14%, और आपकी जो नाइट्रस ऑक्साइड है वो आप कितना ले सकते हो, आपका 6% ले सकते हो, ठीक है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाता है, ए और सी नहीं है, नन तो हम लगाएंगे नहीं, इसलिए बी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे बढ़ते हैं। इसके बारे में मैंने आपको बहुत बार अपने वीडियोस में बताया है, BOD क्या होता है। What does the high biological oxygen demand indicates? अगर हाई BOD है वाटर के अंदर तो उसका मतलब क्या है, आपको DO पता होना चाहिए, डिजोल्व्ड ऑक्सीजन क्या होता है, BOD पता होना चाहिए है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, और साथ ही आपको COD पता होना चाहिए, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है। ये तीनों चीजें आपको पता होना चाहिए। डिजोल्व ऑक्सीजन आप सभी को पता है भाई, जितना एडिकेट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन एक पानी में जरूरत होती है वो आपका DO होता है भाई, जितनी चाहिए होती है। पानी के अंदर जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो प्लांट्स वगैरह होते हैं, जो एनिमल सर्वाइव करते हैं, उनको एक एडिकेट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन की जरूरत होती है, तो वो आपका DO होता है। BOD का मतलब होता है ये वो ऑक्सीजन का अमाउंट होता है जो भाई पानी के अंदर जितने भी आपके हार्मफुल चीजें, जितने भी आपका सीवेज वगैरह, उनको डिकम्पोज करने के लिए जो बैक्टीरिया होते हैं उनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। ये एरोबिक बैक्टीरिया होते हैं जिनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, और ये ऑक्सीजन ही आपका BOD है, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन की हेल्प से जितना भी आपका वेस्ट है, आपका जो भी कचरा वगैरह, जो भी आपका डिकम्पोज होना है, ऑर्गेनिक मैटर आप इनको कह सकते हो, जो भी आपका ऑर्गेनिक मैटर है उसको यहाँ पर डिकम्पोज करने का काम करता है। ऑर्गेनिक मैटर उसको डिकम्पोज करने का काम BOD के अंदर होता है, और COD आपका BOD से ज्यादा होता है बिकॉज ये जो है ऑर्गेनिक, यहाँ पे जो बैक्टीरिया होते हैं उनको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है। ये आपके ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों ही जो आपके मटेरियल है उनको डिकम्पोज करने का काम करता है COD, ठीक है। तो आपको भी इसके बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए। अब आप मुझे एक होमवर्क है आपके लिए, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि इनकी यूनिट्स क्या होती है, ये किस में मेजर करे जाते हैं। मैंने अपनी वीडियो में आपको बताए हुए हैं पहले कि आपके DO, BOD और COD की यूनिट्स क्या होती हैं, ये आप मुझे बताएंगे, ठीक है। परमिसिबल यूनिट आप मुझे लिख करके बताएंगे, BOD की भी और COD की भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अच्छा ये क्वेश्चन ही नहीं हुआ वैसे, है ना। तो BOD अगर ज्यादा है तो क्या हो जाएगा भाई, BOD हमें सभी को पता है क्या होता है कि इसके अंदर जो आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट है। क्यों करेक्ट है, बिकॉज BOD क्या होता है कि आपका जो एरोबिक बैक्टीरियाज होते हैं वो डिकम्पोज करने का काम करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और यही आपका BOD है। अब जितना ज्यादा आप लोग जितना ज्यादा आपका BOD होगा, मतलब आपका जो आपके जो एरोबिक बैक्टीरियाज होते हैं वो उतना ही ज्यादा ऑक्सीजन को कंज्यूम कर लेंगे, और सारा ऑक्सीजन अगर ये बैक्टीरियाज कंज्यूम कर लेंगे तो जो मटेरियल्स होते हैं, अदर जो ऑर्गेनिज्म पानी के अंदर प्रेजेंट होते हैं जिनको ऑक्सीजन की जरूरत होती है, उनके लिए ऑक्सीजन नहीं बचेगा, और अगर उनके लिए ऑक्सीजन नहीं बचेगा तो कहीं ना कहीं जो माइक्रोबियल पॉल्यूशन है वो यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो हाई लेवल ऑफ माइक्रोबियल पॉल्यूशन की बात हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है, बिकॉज सारी जो ऑक्सीजन है वो कौन कंज्यूम कर लेंगे, आपके जो भी एरोबिक बैक्टीरियाज हैं वो यहाँ पर सारी ऑक्सीजन को कंज्यूम कर लेंगे, तो फिर बाकी जो ऑर्गेनिज्म है उनके लिए कुछ बचेगा नहीं, इसलिए आपका माइक्रोबियल पॉल्यूशन यहाँ पर हाई लेवल का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है रिगार्डिंग कार्बन क्रेडिट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोट करेक्ट, है ना। आपको करेक्ट नोट करेक्ट बताना है। थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं बिकॉज ये थोड़ा सा लिखने में हो सकता है आपको समझ में ना आए। एक सेकेंड, पढ़िए इतने अच्छे से क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है रिगार्डिंग कार्बन क्रेडिट विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। आपको नहीं करेक्ट बताना है, ठीक है। बाकी सारी करेक्ट है, एक करेक्ट नहीं है, वो आपको बतानी है। द कार्बन क्रेडिट सिस्टम वाज रेटिफाइड इन कंजंक्शन विद द काइटो प्रोटोकॉल। अब काइटो प्रोटोकॉल के बारे में काफी सारे मैसेज भी आ रखे थे भाई। ये जो काइटो प्रोटोकॉल है आपका 1997 में था, ठीक है। क्या था, 1997 में था। ये एक तरीके का इंटरनेशनल कन्वेंशन आप इसको बोल सकते हो, इंटरनेशनल एग्रीमेंट आप इसको बोल सकते हो, ग्रीन हाउस गैसेस से रिलेटेड, ठीक है, कि एनवायरमेंट के प्रोटेक्शन के लिए है सारी चीजें। तो काइटो प्रोटोकॉल से ये सारी चीजें बिल्कुल रिलेट करती है, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए तो सही हो जाएगा। कार्बन क्रेडिट्स आर अवार्डेड टू द कंट्रीज और ग्रुप्स दैट हैव रिड्यूस्ड, ये बिल्कुल सही बात है कि कार्बन
कार्बन क्रेडिट्स जो है आपको जिन भी कंट्रीज ने, जिन भी ग्रुप्स ने आपका ग्रीन हाउस गैसेस का इमिशन अगर कम किया है तो उनको एक तरीके से यहाँ पर एक तरीके से उनको अवार्ड वगैरह यहाँ पर क्रेडिट वगैरह दिए जाते हैं, तो ये ऑप्शन भी ठीक है। उसके बाद गोल ऑफ द कार्बन क्रेडिट सिस्टम इज टू लिमिट द इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन, ये तो बिल्कुल ही सही बात है कि भाई आखिर हम कर ही क्यों रहे हैं सारी चीजों को, किसको कम करने के लिए, जो भी आपका CO2 का एमिशन है इसको कम करने के लिए हम सारी चीजें कर रहे हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी भी सही हो जाता है। डी पर बढ़ते हैं, यही आपका आंसर हो सकता है। कार्बन क्रेडिट आर ट्रेडेड एट ए प्राइस फिक्स्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम, कुछ भी चीजें इसमें फिक्स्ड नहीं होती, आप ये नहीं कह सकते हो भाई इसमें फिक्स्ड है। अगर किसी फर्म को एक कार्बन क्रेडिट की जरूरत है तो वो एक ही लेगा ना, अगर किसी को 2 की जरूरत है तो वो 2 लेगा, अगर किसी को 10 की जरूरत है तो वो 10 लेगा, तो कुछ भी फिक्स नहीं रखा हुआ है कि भाई सबको इतना ही मिलेगा, है ना, कुछ भी फिक्स नहीं है। अगर किसी कंपनी को, किसी फर्म को अगर ज्यादा CO2 का एमिशन करना पड़ रहा है तो फिर वो ज्यादा क्रेडिट लेंगे, किसी को अगर कम करना पड़ रहा है तो फिर वो कम क्रेडिट लेंगे, तो यहाँ पर कुछ भी फिक्स नहीं है। तो ये कहना कि भाई ये सारी चीजें फिक्स होती है, निर्धारित होती है सारी एक चीजें, तो वो हम यहाँ पर गलत हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट है, बाकी सारी चीजें आपकी यहाँ पर सही हो जाती है A, B, C, इसलिए क्वेश्चन नंबर 6 का डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है। उसके बाद बात करते हैं हेडक्वार्टर ऑफ द बायोडाइवर्सिटी इंटरनेशनल इज लोकेटेड एट, मिक्स हो गया सारी चीजें कि आपका जो बायोडाइवर्सिटी इंटरनेशनल है इसका मुख्यालय कहां पर स्थित है, तो कुछ फैक्चुअल चीजें आपके सामने, ये बताना है आपने। इंग्लैंड के अंदर है, इटली के अंदर है, जर्मनी के अंदर है या फिर ऑस्ट्रेलिया के अंदर है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका इटली आ जाएगा, ठीक है, इटली के अंदर है ये सारी चीजें। इसका जो हेडक्वार्टर है बायोडाइवर्सिटी इंटरनेशनल का वो कहाँ पे है, इटली के अंदर है। कुछ फैक्चुअल चीजें भी लाने की कोशिश करी है ताकि आपको दिक्कत ना हो। उसके बाद थोड़ा सा इसके बारे में देख लो कि बायोडाइवर्सिटी इंटरनेशनल अननोन प्रॉफिट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है ये, ठीक है, एक गैर लाभकारी अनुसंधान संगठन है जिसको एस्टेब्लिश किया गया था 1974 में, इसका संगठन किया गया था। और इसका मोटो है, इसका मकसद क्या है, इसका आदर्श वाक्य आप कह सकते हो ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज एग्रीकल्चरल बायोडाइवर्सिटी नरिशेस एंड सस्टेन द प्लेनेट, ठीक है, ये आपका एक तरीके से मोटो है इसका, मे बी आपसे शायद पूछ ले तो ध्यान रख लेना। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर रोम इटली के अंदर है, ये आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट सोर्स ऑफ जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी इन इंडिया फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, इसके कितने गोल हैं, है ना, 17 गोल्स के बारे में बात करी गई है और कब तक ये सारी चीजें अचीव करनी है, तो वो सारी चीजें मैंने आपको करवाई हुई है। अच्छा, अब इसमें से कौन सा बेस्ट सोर्स है, तो ऑप्शन की तरफ चलो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ। एक बेस्ट सोर्स हो सकता है जेनेटिक इलेक्ट्रिसिटी, एटॉमिक एनर्जी, या फिर कोल, या फिर मिनरल ऑयल, या फिर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। अब आप ऑप्शन पढ़ के आराम से इस चीज का आंसर कर सकते हो, ना तो एटॉमिक एनर्जी होगा ना कोल होगा, बिकॉज यहाँ से आपकी हार्मफुल गैसेस रिलीज होती है, तो वो आपके लिए सस्टेनेबल तो है नहीं। मिनरल ऑयल गैस भी नहीं होगा, बल्कि आपका जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है, जब हम पानी से यहाँ पर अच्छे से टरबाइन वगैरह लगा करके ऊपर से रिजर्वियर वगैरह बना करके अगर इलेक्ट्रिसिटी को हम बना सकते हैं, तो ये आपका एक बेस्ट और एक बोल सकते हो क्लियर हो सकता है, क्लीन बोल सकते हो आप, क्लीन एनर्जी का ये सोर्स हो सकता है, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपके लिए बिल्कुल करेक्ट हो जाता है इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 8 का डी ऑप्शन इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। रामसर कन्वेंशन इज एसोसिएटेड विद द कंजर्वेशन ऑफ, रामसर सम्मेलन किसके संरक्षण से जुड़ा है, मिक्स हो गया ये, वैसे तो नहीं दिख रहा था PDF में इतना मिक्स होकर के। अच्छा, रामसर कन्वेंशन भाई किससे जुड़ा है, आपने नाम बहुत बार सुना होगा, रामसर साइट करके, है ना, काफी सुना होगा। अपने हरियाणा में भी रामसर साइट है, तो वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे। पहले समझ लो इसको कि जो रामसर कन्वेंशन है वो किससे एसोसिएट करता है, किसके कंजर्वेशन के लिए, किसके संरक्षण से जुड़ा है, वेटलैंड के कंजर्वेशन के लिए, ड्राई लैंड के लिए, फॉरेस्ट के लिए, या फिर बायोफ्यूल्स के लिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, वेटलैंड्स के लिए, ठीक है, गीली भूमि के लिए, वेटलैंड्स के लिए सारी चीजें कंजर्व है। अब इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे बिकॉज आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, आगे जो शिफ्ट हो मे बी उनमें क्वेश्चन पूछ ले। द रामसर कन्वेंशन इज द इंटरगवर्नमेंटल ट्रीटी दैट प्रोवाइड द फ्रेमवर्क ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ वाइज यूज ऑफ वेटलैंड्स एंड देयर रिसोर्सेज। जो भी आपके वेटलैंड्स है उनका हम बुद्धिमत्ता से हम यूज कर पाए और उनके जो रिसोर्सेज है उसको हम कंजर्व कर पाए, इसके लिए एक इंटरगवर्नमेंटल ट्रीटी है, एक संधि है ये, ठीक है, एक संधि है जो कि यहाँ पर किसके लिए काम करती है, आपके वेटलैंड्स को कंजर्व करने के लिए काम करती है। और इसका रामसर नाम इसलिए पड़ा है बिकॉज ये जिस जगह पर साइन हुआ था उसका नाम रामसर था, ठीक है, रामसर जगह पर ये साइन हुआ था। तो ये जो संधि है, ये जो कन्वेंशन है, वाज अडॉप्टेड इन द ईरानियन सिटी ऑफ रामसर,
ठीक है। ईरान का एक शहर था रामसर, 1971 में इसको यहाँ पर लाया गया था और इसको लागू किया गया था, इस रामसर जो कन्वेंशन है इसको 1975 में। ये भी आप ध्यान में रखेंगे। और इसका नाम रामसर इसलिए पड़ा बिकॉज जो ईरान का जो शहर है इसका नाम ही रामसर है, इसलिए इसको यहाँ पर रामसर कन्वेंशन बोला जाता है। रामसर साइट्स जो है अपने हरियाणा में भी है और इंडिया में भी है, तो वो नीचे आपको सारी अच्छे से बताई है मैंने। रामसर कन्वेंशन एंटर्ड इनटू फोर्स इन इंडिया। अब भारत में कब आया? भारत के अंदर ये 1 फरवरी 1982 में लागू हुआ, ये भी बात ध्यान रखेंगे। और इंडिया के अंदर करंटली 75 साइट्स है जिनको रामसर साइट्स कहा जाता है, 75 साइट्स है, ठीक है, रामसर साइट्स के नाम पे। हरियाणा के अंदर 2 है, ये जो भिंडावास वाली है वो शायद रिसेंटली ही ऐड हुई है, तो हरियाणा का जो रामसर साइट है वो 2 हो जाते हैं अब। एक सुल्तानपुर नेशनल पार्क है और एक आपका झज्जर का भिंडावास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ठीक है, भिंडावास वाइल्ड लाइफ। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है एक, और दूसरा आपका भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य है झज्जर का, ठीक है। तो ये आप ध्यान में रखेंगे, ये 2 हरियाणा के अंदर है। अब आपको थोड़ा सा अब जो है ये भी देख लो कि जो पहला है, सबसे पहले जो रामसर साइट है वो कौन सी थी इंडिया के अंदर, और जो 75th है वो कौन सी है। तो जो सबसे पहले रामसर साइट के रूप में जाना गया था वो आपका उड़ीसा में चिल्का झील और राजस्थान में देवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है, जिनको भारत में पहले रामसर स्थलों के रूप में मान्यता दी गई। ये भी ध्यान में रख लीजिएगा, बिकॉज बाद के इतने इंपॉर्टेंस नहीं हो जाते, पहले और लास्ट के हो जाते हैं, और हरियाणा के ध्यान में रखना है, ठीक है। 75th जो रामसर साइट है जो लेटेस्ट है वो आपकी जम्मू एंड कश्मीर की है, जो कि आपकी शालबुग वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व है। ये भी आप ध्यान में रख सकते हो, कुछ फैक्चुअल चीजें ऐड करने की कोशिश करी है। आई होप आपको थोड़ा सा यहाँ पे सही लग रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। ग्लोबल 500 अवार्ड इज गिवन फॉर द अचीवमेंट इन द फील्ड ऑफ। ग्लोबल 500 अवार्ड किस क्षेत्र में, अवार्ड के क्षेत्र में उपलब्धि, मतलब किस क्षेत्र में ये सारी चीजें दी जाती है, किस चीज की उपलब्धि के लिए दी जाती है? पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए दी जाती है, मूवमेंट अगेंस्ट टेररिज्म के लिए, मूवमेंट अगेंस्ट नार्कोटिस्ट के लिए, या फिर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए। तो आप सभी इसका आंसर कर सकते हो आराम से। डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। अपने पर्यावरण के संरक्षण के लिए यहाँ पर ग्लोबल 500 अवार्ड जो है वो दिया जाता है, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है, आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताया गया है कि जो अवार्ड है, The award was launched by 1987 by the United Nations Empowerment Environment Program, UNEP के द्वारा इसको 1987 में लॉन्च किया गया था, ठीक है। इसको लॉन्च किया गया था टू रिकॉग्नाइज एंड ऑनर एनवायरमेंटल एंड ह्यूमैनिटेरियन अचीवमेंट, ठीक है। ये सारी चीजों के लिए इनको दिया गया था कि मानवीय उपलब्धियों को, पर्यावरण को पहचानने और सम्मानित करने के लिए इस अवार्ड को यहाँ पर क्या किया गया था, शुरुआत किया गया था 500 वाला, ठीक है। तो ये आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट पे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 11 क्वेश्चन, ये आपके रोड सेफ्टी के क्वेश्चन यहाँ पे स्टार्ट हो चुके हैं। रोड सेफ्टी के क्वेश्चन 5 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो अंडर द मोटर व्हीकल एक्ट 1988 अ लर्नर लाइसेंस इशूड अंडर द एक्ट शैल बी। मोटर व्हीकल एक्ट से हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आपने ना मोटर व्हीकल एक्ट को अच्छे से करना है। इसके कुछ धाराएं हैं जो इंपॉर्टेंट है, वहां से क्वेश्चन आपको काफी पूछे गए हैं, तो इसके बारे में भी आपने अच्छे से पढ़ लेना है। मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के तहत एक लर्नर का लाइसेंस को इशू करा जाता है अंडर द एक्ट शैल बी। तो इफेक्टिव होना चाहिए ओनली इन द स्टेट वेयर इट इज इशूड, जहां जिस राज्य में इसको इशू किया गया सिर्फ आप वहीं पर ही गाड़ी चला सकते हो, वहीं तक ही आप सीमित रह सकते हो। या फिर इफेक्टिव ओनली इन द डिस्ट्रिक्ट, या फिर जिस जिले से आप आते हो सिर्फ उसी में आप चला सकते हो गाड़ी, इसी में ही आप अपने वाहन को चला सकते हो, खुद ही कर सकते हो आप इसका आंसर। इफेक्टिव विद इन द टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन ऑफ द ऑफिस ऑफ द रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर फ्रॉम वेयर इट इज इश्यूड, मतलब जहां से आपको इशू किया गया है, जिस क्षेत्र के अंदर आप वो सारी चीजें आती है कि आप वहीं तक ही आप कर सकते हो सारी चीजों को, या फिर ऑल ओवर इंडिया आप इस चीज को अप्लाई कर सकते हो। तो भाई इस चीज का ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है कि पूरे भारत में प्रभावी रूप से आप कहीं पर भी अपने व्हीकल का इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपके पास एक वैलिड लाइसेंस है तो आप कहीं पर भी जा सकते हो, है ना। ऐसा थोड़ी आप जिस जिले से वहीं तक ही जा सकते हो, और जिस राज्य के हो, हरियाणा से हो तो इसका मतलब ये थोड़ी मैं हरियाणा में ही ड्राइव कर सकती हूँ, है ना, मैं ऑल ओवर इंडिया कहीं भी कर सकती हूँ। तो 11th का ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाता है। 12 क्वेश्चन आपका सेक्शन से लिया है मैंने, मोटर व्हीकल एक्ट के कुछ सेक्शन से लिया है। Which section of the Motor Vehicle Act 1988 deals with the liability to pay compensation on the principle of no fault liability?
अगर आपका किसी भी प्रकार से कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है तो आपको फिर कंपनसेशन के लिए किस धारा के अंदर बात करी गई है? नो फॉल्ट के अंदर, मतलब किसी भी प्रकार का कोई भी फॉल्ट नहीं है, फिर आपको जो है कंपनसेशन दिया जाएगा, एक क्षतिपूर्ति आपको यहाँ पर पे करी जाएगी, पैसे यहाँ पर कुछ दिए जाते हैं। तो वो किस धारा के अंदर दिए जाते हैं? 140 के अंदर, 141 के, 142, 143। तो देखिए वैसे तो बहुत सारी धाराएं हैं, कितनी धारा याद करोगे आपने ना, मेन कुछ धाराएं हैं, बस उसको एक बार देख लेना, ठीक है। बाकी क्वेश्चन आते हैं, अगर कोशिश करना ज्यादा से ज्यादा आप कर सके। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, सेक्शन 140 इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। यहाँ पर जो है आपको नो फॉल्ट लायबिलिटी के अंदर कंपनसेशन की बात करी गई है सेक्शन 140 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13। अब इससे भी आपके हर शिफ्ट में एक ना एक क्वेश्चन जरूर आए हैं कि आपको दिखा करके पूछा गया है। वैसे तो सारे इजी रहे हैं, आपसे दिखा करके पूछा गया है कि भाई बताओ इसका क्या मतलब है। तो व्हाट शुड यू डू इफ यू सी द साइन व्हाइल ड्राइविंग? अगर आप ड्राइव कर रहे हो तो अगर आपको ऐसा साइन दिखता है तो फिर आप क्या करोगे? आप सभी को पता है कैसा साइन है ना, मतलब क्या है, स्लिपरी रोड का ये साइन है, भी गाड़ी आपकी फिसल सकती है। तो आप इस केस में क्या करोगे? स्लिपरी रोड है, ड्राइव फास्ट, जितना तेज हो सकते उतना तेज चलाओ। कीप चेंजिंग योर लेन, आप अपनी लेन को ही बदल दो, जिस लेन में आप चल रहे हो उसे ही चेंज कर दो। या फिर स्लिपरी रोड, आगे फिसलन वाले सड़क है, आपको धीरे कर लेनी चाहिए है। या फिर रेसिंग जोन आप इसको मान लेंगे। तो आप आराम से इस चीज का आंसर कर सकते हो। सी ऑप्शन है, भी आगे आपकी गाड़ी फिसल वगैरह सकती है, आप कहीं बार इधर उधर गिर सकते हो, इससे अच्छा है आप अपने वाहन को स्लो डाउन कर लीजिए, आप अपनी स्पीड को यहाँ पर कम कर लीजिए। 13 का डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट, सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। इफ ए ब्लाइंड पर्सन इज क्रॉसिंग द रोड विद अ व्हाइट केन यू शुड, अगर एक ब्लाइंड पर्सन है, अगर एक अंधा व्यक्ति है जो अपनी सफेद छड़ी के सहारे सड़क पार कर रहा है, तो फिर आप क्या करेंगे? स्लो डाउन कर लेंगे और सावधानी से चलाएंगे, आप हॉर्न बजा करके निकल जाएंगे, या फिर कंसिडर द केन, आप उस छड़ी को एक ट्रैफिक साइन का संकेत समझेंगे और अपने व्हीकल को स्टॉप कर देंगे, या फिर नन ऑफ द अबव। तो ये तो आप आराम से जनरल आप अपने दिमाग का इस्तेमाल भी कर सकते हो। तीसरा ऑप्शन की तरफ जाएंगे कि आप उस छड़ी को एक ट्रैफिक साइन की तरह इस्तेमाल करेंगे और आप अपने व्हीकल को स्टॉप कर देंगे, पहले उनको जाने देंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये आपका 7 क्वेश्चन नहीं है भाई, 15 क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है आपका रोड सेफ्टी का, ठीक है। चलिए, गोल्डन आवर की बात करी गई है। गोल्डन आवर का क्या मतलब होता है? गोल्डन आवर मींस द टाइम पीरियड लास्टिंग आवर। गोल्डन आवर का मतलब है कि ये वो आवर होता है जब मान लीजिए अगर आपके साथ कोई मिस हैपनिंग हुई है, अगर आपके साथ कोई दुर्घटना हुई है, तो दुर्घटना होने के बाद, चलो फिर आंसर ही निकल जाएगा। तो बताओ गोल्डन आवर किसको बोलते हैं? एक ऐसी ये जो टाइम होता है ना, टाइम पीरियड लास्टिंग कितने घंटे तक का ये होता है, फॉलोइंग ए ट्रॉमेटिक इंजरी ड्यूरिंग विच देयर इज अ हाईएस्ट लाइफ। यानी कि अगर आपको इस टाइम इंटरवल के दौरान अगर आपको एक फर्स्ट एड अच्छे से मिल जाए, अगर आपको एक प्राथमिक उपचार अगर आपका हो जाए, तो आपकी जो डेथ के चांसेस है वो कहीं ना कहीं कम हो जाते हैं, प्रिवेंट हो जाते हैं, रुकने के काम हो जाते हैं। अगर पहले ये जो आर है, अगर इसके अंदर आपको एक अच्छा ट्रीटमेंट तो चलो हॉस्पिटल में मिलेगा, लेकिन एक फर्स्ट एड आप मान सकते हो, अगर आपको ये सारी चीजें मिल जाए तो फिर वो आपका गोल्डन आवर कहलाता है, एक सुनहरा घंटा आपके लिए कहलाता है। तो वो जो है आपका 1 घंटे का होता है एक्सीडेंट के, 2 घंटे का होता है, 3 घंटे का होता है, या फिर 4 घंटे का होता है। तो ये आपका 1 आवर होता है, ठीक है। एक्सीडेंट, अगर आपके साथ कोई भी मिस हैपनिंग होगी, अगर किसी प्रकार का कोई भी दुर्घटना आपके साथ हुई है, तो आपका शुरुआती जो 1 घंटा है वो आपके लिए गोल्डन आवर का काम कर सकता है, अगर आपको यहाँ पर शुरुआती ट्रीटमेंट अगर मिल जाती है तो ये आपका 15 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर करेक्ट है। इसके बाद बढ़ जाते हैं, कुछ पेडागोजी के क्वेश्चंस को डील करेंगे। आई होप आपको यहाँ पर दिख रहा है, थोड़ा सा जूम कर लेती हूँ, 1 सेकंड ज्यादा ही जूम हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ेंगे। निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार, एक शिफ्ट देखा मैंने, शायद पता नहीं संस्कृत का था या फिर उर्दू का था। आरटी के क्वेश्चन काफी थे उसमें, और धाराओं से भी क्वेश्चंस थे, आरटी के क्वेश्चन काफी थे। तो आरटी को आपने अच्छे से कर लेना, इसकी सारी धाराएं मैंने आपको अच्छे से करवाई हुई है, उनको पढ़ के चले जाना, वहीं से ही क्वेश्चन आ रहे हैं। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार आरटी एक्ट 2009 की धारा 21 के अनुसार विद्यालय प्रबंधन समिति, एसएमसी है ये, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी है, ठीक है, इंग्लिश में नहीं लिखा। एसएमसी के अंदर कितने प्रतिशत सदस्य बालक के माता पिता या संरक्षक होंगे? मतलब जो बच्चा ऑलरेडी स्कूल में है उसके पेरेंट्स, और मैंने आपको एसएमसी के अंदर कितने परसेंट जो है यहाँ पर होने चाहिए है, पेरेंट्स कितने परसेंट मेंबर होने चाहिए, वो मैंने आपको करवाया था। तो बच्चों के जो पेरेंट्स है उनका जो ये जो मेंबर है वो कितने होने चाहिए है, तो इसके अंदर मैंने आपको 3/4 बताया था कि कितने मेंबर होने चाहिए, 3/4 मेंबर होने चाहिए। और जब आप इसको परसेंटेज में निकालते हो तो 75% निकल करके आता है।
ठीक है। तो यहाँ पर आपको 75% मार्क करना है कि ये जो आपका SMCS के अंदर जो बच्चों के पेरेंट्स है उनकी सीट कितनी होती है, उसके अंदर वो 75% होंगे। अगर आपको ऐसे फ्रैक्शन में बोलता है तो आप 3/4 को मार्क करके आएंगे। आप इसको खोल के भी देख सकते हो, 3/4 को मार्क करके आएंगे। इसलिए 16 जो क्वेश्चन है इसका जो आंसर हो जाता है वो आपके लिए ऑप्शन नंबर 2 हो जाता है, 75%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। 17 क्वेश्चन कहता है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? नेशनल एजुकेशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। ये कब बनता है? 5 अक्टूबर को बनता है, 5 सितंबर को बनता है, 11 नवंबर को बनता है या फिर 15 अगस्त को बनता है? तो फैक्चुअल चीजें हैं आपके सामने, 11 नवंबर को मनाया जाता है नेशनल एजुकेशन डे, ये आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 18 है। यहाँ पर 18 क्वेश्चन नंबर को देखेंगे। निःशक्त बच्चों के लिए समेकित शिक्षा की केंद्रीय प्रायोजिकता योजना का उद्देश्य शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना है। इन बच्चों के लिए कौन सा विद्यालय उपयुक्त है? द ऑब्जेक्टिव ऑफ द सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम ऑफ द इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज वाले बच्चों की बात करी गई है, उनको एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज की बात करी गई है। तो कौन से स्कूल इनके लिए सुटेबल होंगे? इन बच्चों के लिए, चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज वाले बच्चों के लिए कौन से स्कूल यहाँ पर जो है आपसे पूछा गया है। क्या इन बच्चों को हम स्पेशल स्कूल में भेजेंगे? क्या इस बच्चों को हम ओपन स्कूल में भेज देंगे? या फिर इन बच्चों को हम स्कूल ऑफ द ब्लाइंड रिलीफ सोसाइटी के अंदर भेज देंगे या फिर रेगुलर स्कूल के अंदर भेजेंगे? देखो कभी भी इन ऑप्शंस को मार्क मत करना, बिकॉज इंक्लूजन आपने पढ़ा है ना, इंक्लूजन आपने पढ़ा है। इंक्लूजन मतलब समावेश। समावेश किसका? हर प्रकार के बच्चे एक ही स्कूल में होंगे। हम किसी भी प्रकार से बच्चों को सेग्रीगेट नहीं कर सकते हैं, किसी भी प्रकार से बच्चों को आइसोलेट नहीं कर सकते हैं। हम जो है अगर बच्चों के साथ डिसेबिलिटीज है किसी भी प्रकार की तो हम उनको रेगुलर स्कूल के अंदर ही रखेंगे। इसलिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अब जो है आपको इंक्लूसिव एजुकेशन पढ़ाया ही इसलिए जाता है कि आपको बच्चों को एक आप हर्डल नहीं देखना, बच्चों को आप एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखना कि आपके सामने अपॉर्चुनिटी है, आप अपने बच्चों को कैसे हैंडल करेंगे, आप अपने सभी बच्चे आपके लिए समान है, आप उनको कैसे अच्छे से पढ़ाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यहां पर क्या हो जाता है? सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 पर बढ़ेंगे। 18 का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रेगुलर स्कूल इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी टू एनहांस लर्निंग प्रोसेस इज कॉल्ड। आपने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है, इसको क्या बोलते हैं? ICT बोलते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोलते हैं, या फिर कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, या फिर IT बोलते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं? ICT बोलते हैं। ठीक है, ICT बोलते हैं। जब हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल शिक्षा में करते हैं तो हम इसका ICT बोलते हैं। आपके सिलेबस में भी दिया गया है। 19 का ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट है। 20 क्वेश्चन कहता है, 20वां प्रश्न है आपके सामने, टीचर्स शुड प्रेजेंट इंफॉर्मेशन टू द स्टूडेंट्स क्लियरली एंड इन एन इंटरेस्टिंग वे। टीचर को चाहिए, एक शिक्षक को चाहिए कि बच्चों को बिल्कुल ही स्पष्ट तौर पर सारी चीजें जो है एक्सप्लेन करे, और ऐसे एक्सप्लेन करे कि बच्चा इंटरेस्ट ले, इंटरेस्टिंग तरीके से, रोचक तरीके से प्रेजेंट करना चाहिए। एंड रिलेट द न्यू इन्फॉर्मेशन टू द थिंग्स स्टूडेंट्स। और जो नई जानकारी टीचर बच्चों के सामने पेश कर रहा है उसको ऐसे पेश करना चाहिए कि बच्चे क्या करें, बच्चे क्या करें, बच्चे के लिए वो सारी चीजें ऑलरेडी कैसी हो, क्या बच्चा उनको ऑलरेडी जानता हो उससे रिलेट करते हुए, बच्चा नहीं जानता हो उससे रिलेट करते हुए, नॉट विलिंग टू नो, बच्चा जानने को तैयार ही नहीं है उससे रिलेट करते हुए पढ़ाना चाहिए, या फिर विलिंग टू नो, जानने के इच्छुक है। भाई आप सभी को पता है हमारा जो कुछ स्कीमा होता है, हम कुछ पहले से जो नॉलेज हमारे पास है उससे रिलेट करते हुए ही अगर टीचर पढ़ाएगा तभी बच्चा उस चीज को अच्छे से कैच कर पाएगा। तो जो बच्चा ऑलरेडी जानता है उस चीज को मद्देनजर रखते हुए टीचर बच्चे को ऐसे पढ़ाएगा, ऐसे इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाएगा कि बच्चा जो है उस इंफॉर्मेशन को अच्छे से कैच कर पाए। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। आप ऐसे ही हाथ पैर मतलब किधर से किधर नहीं पढ़ा सकते हो कि बच्चे का कुछ और ज्ञान है, बच्चा कुछ और जानता है और आप कहीं और से ही कुछ भी गा करके चले आ रहे हैं, है ना। हम ऐसे नहीं पढ़ाते हैं, हम ऐसे पढ़ाते हैं कि हम पहले देखते हैं कि बच्चे का जो प्रायर नॉलेज है वो कितना है और उसके बेस पे हम बच्चे को यहाँ पर पढ़ाते हैं। इसलिए 20 का जो आंसर आ जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 21 क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सीनियर एम्प्लॉय who supports and sponsors a less practiced employee। अगर आप शिक्षक बनेंगे, जब आप अपने स्कूल में जाएंगे तो आपके जो आपके सीनियर एम्प्लॉय होंगे, जो आपके जो सीनियर टीचर्स होंगे उनके बारे में आप रिलेट करते हुए समझो कि वो आपको सपोर्ट करेंगे। भाई जरूरी नहीं है ना आप जाते के साथ एडजस्ट कर पाएंगे, आपको चीजें पूछने पड़ेंगी, आपको चीजें थोड़ा सा एडजस्ट करने में टाइम लगेगा, वो आपको थोड़ा हेल्प कर सकते हैं अगर आप कहीं एडजस्ट नहीं कर पा रहे हो तो उसमें 70 चीजें हो जाती है। तो वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, साथ ही आपको स्पॉन्सर्स कर रहे हैं, बिकॉज आप
आपके पास इतने प्रैक्टिस नहीं है, अभी आप जस्ट गए हैं, अभी आपने जस्ट एंटर किया है स्कूल्स में, तो वहां पर आपको वो एक तरीके से गाइड करते हैं, ठीक है। तो वो यहाँ पर किस भूमिका में होते हैं? लीडर की भूमिका में होते हैं, फैसिलिटेटर की भूमिका में होते हैं, मेंटर का काम करते हैं, कोच का काम करते हैं, या फिर नन ऑफ द। तो अभी इस चीज का जो करेक्ट आंसर है वो आपका मेंटर हो जाता है, कि वो आपको टाइम पर बिल्कुल सपोर्ट करते हैं, गाइड करने का काम करते हैं, ठीक है। अगर आप कहीं चीज में फंसे हुए हो तो आपको वहां पर सपोर्ट करने का काम करते हैं, आपको बिल्डअप करने का काम करते हैं। तो मेंटर यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर 21 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 22 कहता है थ्योरी ऑफ लीडरशिप एम्फसाइजेस कोऑपरेशन, एथिक्स एंड हायर ह्यूमन वैल्यूज। ऐसे कौन सा लीडरशिप का स्टाइल है जो यहाँ पर एम्फसाइज करता है सिद्धांत सहयोग को, नैतिकता को बढ़ावा देता है और उच्च मानवीय मूल्यों पर यहाँ पर ध्यान देता है? ट्रांसफॉर्मेशनल है, ट्रांजैक्शनल है, ग्रेट मैन है, या फिर ट्रेट है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा? ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप आ जाएगा। अगर आपको कहीं पर ये दिखे तो मतलब ज्यादातर चांस इसी के रहेंगे ट्रांसफॉर्मेशनल के, बिकॉज ये एक अच्छा लीडरशिप का टाइप हो जाता है जो कहीं ना कहीं एक टीचर है उसको चेंज करके लाता है, जैसे जिस प्रायर तरीके से वो पढ़ा रहा था उसको बिल्कुल चेंज करके एक नई तरीके से टीचर पढ़ाने की कोशिश करता है। तो परिवर्तनकारी यहाँ पर इस आपका करेक्ट आंसर हो जाता है 22 का ए। फिर भी आप भविष्य में अगर आपके सामने ऐसे सवाल आते हैं तो आप पूरे क्वेश्चन को पढ़ेंगे, जरूर नहीं हमेशा यही ऑप्शन हो, ठीक है। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। द टर्म PSRN इन डेवलपमेंट इंप्लाइज, विकास में PSRN शब्द का अर्थ क्या है? प्रॉब्लम सॉल्विंग, रिलेशनशिप एंड न्यूमरेसी है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, रीजनिंग एंड न्यूमरेसी है, परसेप्चुअल स्किल, रिलेशनशिप्स या फिर नंबर्स है, या फिर परसेप्चुअल स्किल्स, रीजनिंग एंड न्यूमरेसी है? ध्यान से करो इस चीज को, ध्यान से देखो। प्रॉब्लम स्किल, रिलेशनशिप की बात कहाँ हो रही है डेवलपमेंट के अंदर? रिलेशनशिप है यहाँ पर भी, प्रॉब्लम सॉल्विंग ठीक है, रीजनिंग और न्यूमरेसी की बात, तो इधर भी रिलेशनशिप। लेकिन जब आप ऑप्शन नंबर डी की तरफ जाएंगे ना तो देखो यहाँ पर परसेप्चुअल स्किल है, यानी कि आप चीजों को कैसे परसीव करते हैं, आपको परसीव भी करना आना चाहिए, आपकी अवधारणा भी यहाँ पर बननी चाहिए। तो परसेप्चुअल स्किल बिल्कुल सही है। आप साथ ही चीजों पर तर्क करना आपको आना चाहिए, रीजनिंग स्किल आपके एनहांस होनी चाहिए, और आपको न्यूमरेसी सारी चीजें आनी चाहिए ना, संख्या के बारे में पता होना चाहिए। इसलिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाता है। परसेप्चुअल स्किल, PRSN का क्या मतलब है? परसेप्चुअल स्किल, रीजनिंग एंड न्यूमरेसी की यहाँ पर बात करी गई है। डी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाता है 23 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 24। मैं इसको थोड़ा सा जरूर जूम करूंगी बिकॉज ये फिर से आपको दिखेगा नहीं। एक सेकेंड, चलिए 24 क्वेश्चन को पढ़ेंगे। आई होप आपको ये विजिबल है बिकॉज थोड़ा लंबा क्वेश्चन है। एज पर द NCF 2005 द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ ECCE से क्वेश्चन आ रहे हैं शिफ्ट्स में, तो आपने ECC को अच्छे से पढ़ लेना है। तो ECC क्या है? एज पर द NCF 2005 के अकॉर्डिंग इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है ECC के? तो होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड टू इनेबल हिम हर टू रियलाइज द पोटेंशियल। जहां पर भी ये शब्द आ जाए ना होलिस्टिक डेवलपमेंट, मतलब इसका मतलब होता है सर्वांगीण विकास, चहुमुखी विकास, संपूर्ण विकास इसका मतलब होता है। तो वो एक पॉजिटिव शब्द होता है और इस चीज के बारे में ECC के अंदर बिल्कुल बात करी गई है। होलिस्टिक डेवलपमेंट के ऊपर बात करता है। स्कूल के लिए प्रिपरेशन की बात करी गई, बिल्कुल जो ECC होता है वो इसके अर्ली चाइल्डहुड के डेज होते हैं, है ना। अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, शुरुआती साल में बच्चों की केयर की बात करी गई और एजुकेशन की बात करी गई है। तो वो आपका कब तक का होता है भाई? ग्रेड 3 तक का होता है। उसके बाद वो कहाँ स्कूल के अंदर जब बड़ी क्लासेस में एंटर करेगा तो स्कूल के लिए उसको प्रिपेयर भी कर रही है। प्रिपरेशन एसेंशियल स्किल इन ECC, प्रोफेशनल। भाई ECC के अंदर हम प्रोफेशनल कहाँ से ले आएंगे बच्चों के? बच्चे तो बड़े छोटे हैं ना, बच्चे तो छोटे ही तो हैं, 8-9 साल के बच्चे तो है सारे, तो वो बड़े छोटे हैं, तो उनको ये हम नहीं कह सकते प्रोफेशनल स्किल्स वगैरह के लिए तैयार कर रहे हैं। प्रोवाइडिंग सपोर्ट सर्विस फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन, ये भी बिल्कुल ठीक बात है, फोर्थ वाला भी पॉइंट ठीक है। इसलिए 1, 2 एंड 3 सही, 1, 2 एंड 4 सही है। 1, 2 एंड 4 आपका ऑप्शन नंबर बी के अकॉर्डिंग है, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी यहां पर आपका करेक्ट हो जाता है। आई होप आपको यहां पर समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। 24 के बाद 25 क्वेश्चन पर बढ़ जाएंगे। 25 कहता है 25 dash play an important role in society as they provide social support, a sense of belongings and opportunities for collaboration and cooperation. डैश समाज में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं क्योंकि वे सामाजिक समर्थन, अपनेपन की भावना और सहयोग के अवसर प्रदान करते हैं।
तो क्या है इसमें जो कि सोसाइटी के अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? भाई सोसाइटी के अंदर आपका क्या आ जाता है? सोसाइटी के अंदर हम सोशलाइजेशन की बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको बताया गया है कि आपको एक सोशल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, आपको एक अपनेपन की भावना यहाँ पर दिलाते हैं और आपके साथ कोलैबोरेट करने की कोशिश करते हैं। तो वो आपका सोशलाइजेशन नहीं होता है, आपका इंस्टीट्यूशंस भी नहीं होता, बल्कि क्या होती है, कम्युनिटीज होती हैं। जो आपका समुदाय होता है वो एक लर्निंग में हेल्प करता है स्टूडेंट्स को, है ना। आपने एक पार्टनरशिप वाला कंसेप्ट पढ़ा होगा ना, तो उसके अंदर हम लोग कम्युनिटी वाले चीजों को पढ़ते हैं कि कम्युनिटी आपके लिए कैसे लर्निंग का रिसोर्स हो सकता है। कम्युनिटी यहाँ पे स्कूल को काफी चीजें प्रदान कर सकती है जिससे बच्चों का जो लर्निंग है वो एनहांस होता है। तो इस चीज का जो करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा। आई होप आप इस क्वेश्चन को बना पाए होंगे। 25 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अब आपके जो क्वेश्चन स्टार्ट हो गए वो जीके के स्टार्ट हो गए हैं। चलिए, नाहर सिंह किस रियासत के नवाब थे? फटाफट से कर लेंगे इनको। 26 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बता देंगे आप। रेवाड़ी था, जींद था, बल्लभगढ़ था या फिर रानिया था? तो जो नाहर सिंह थे वो किस रियासत के नवाब थे? वो रेवाड़ी के नवाब थे, ठीक है, रेवाड़ी के। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट है। एक चीज और भाई, जीके में ना वैसे तो मैंने पूरी कोशिश करी है आपको, अब एक भी क्वेश्चन मैंने सारे उनको ना पूरा एक तरीके से ना क्या बोलते हैं उसको, रिवर्स चेक किया है कि ये सही मिलेंगे आपको, बिकॉज लास्ट जो क्लास थी उसमें 2 से 3 क्वेश्चन शायद गलत हो गए थे, तो उसमें बहुत सारे कमेंट भी आए थे। मैंने पूरी कोशिश करी है, आपको यहाँ पर अब गलत नहीं होंगे, बट फिर भी अगर आपको लगता है, देखो एक तो ना श्योरिटी के साथ बताया करो, ठीक है। अगर आपको फिर भी लगता है कि भाई इस क्वेश्चन का आंसर कुछ और हो सकता है तो आप आराम से वहां पे बता सकते हो, उस चीज को मैं पिन कर दूं, ठीक है। अदरवाइज यहाँ पर जो भी क्वेश्चन लाए हैं वो आपके सामने बिल्कुल सही लाए मैंने आज। रेवाड़ी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 26 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं, जल्दी जल्दी करेंगे बिकॉज ये इनमें इतना कुछ है नहीं और इंग्लिश में मैंने इनको टाइप किया नहीं। अभिनेता रणदीप हुड्डा का हरियाणा से संबंध किस जिले से है? ये तो शायद इजी क्वेश्चन होगा आपके लिए। पानीपत मार्क करोगे, झज्जर करोगे, रोहतक करोगे या फिर रेवाड़ी करोगे? तो इस चीज का हम आंसर क्या देंगे? रोहतक। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाता है। रणदीप हुड्डा का संबंध रोहतक से है। चलिए, एक अच्छे अभिनेता है ये। एलनाबाद की स्थापना किसने की थी? चलिए, एलनाबाद की स्थापना किसने की थी? एलनाबाद की स्थापना एलना के पति ने की थी, एलना ने की थी, बीकानेर के जाटों ने की थी या फिर ए और बी दोनों को मार्क करोगे? तो एलनाबाद की स्थापना किसने की थी? ए ऑप्शन के साथ जाएंगे। एलना के पति ने की थी अपनी पत्नी एलना के नाम पर, है ना। शायद GH ओलिवर थे उस समय के, शायद न्यायाधीश थे, शायद कलेक्टर थे, कौन थे, तो उन्होंने अपनी पत्नी एलना के नाम पर करी थी एलनाबाद की स्थापना, ठीक है। इसलिए हम ए ऑप्शन के साथ जाएंगे, एलना के पति ने, ठीक है। ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। 29 क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। गलत युग्म का आपने चयन करना है, जो भी इसमें गलत है, बाकी सब ठीक है, एक गलत है। काबुली बाग पानीपत के अंदर है, नवग्रह कुंड कैथल के अंदर है, जल महल नारनौल के अंदर है, ये तो ठीक बात है, ये तो नारनौल के अंदर होता है, या फिर ज्योतिषर सरोवर अंबाला के अंदर है? तो बताओ किसको मार्क करोगे? देखो, काबुली बाग पानीपत के अंदर है, बिल्कुल है। नवग्रह कुंड भी कैथल के अंदर है, जबकि जो ज्योतिषर सरोवर है ना, ये आपका अंबाला के अंदर नहीं होता, ये आपका कुरुक्षेत्र के अंदर है, ठीक है, कुरुक्षेत्र के अंदर है। इसलिए डी ऑप्शन के साथ जाएंगे यहाँ पर। डी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाता है 29 का। 30 क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। किस जिले में शुरू हुआ हरियाणा का पहला अनाज बैंक की बात करी गई है? पहला अनाज बैंक, ग्रेन बैंक की यहाँ पर बात करी गई, तो वो किस जिले में स्टार्ट हुआ था? सिरसा में, नारनौल में, गंध में या फिर ये क्या है, पानीपत में? चलो, सिरसा में नहीं, नारनौल में नहीं, इस चीज का जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? 30 का ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, पानीपत, ठीक है। अब आपके लिए एक होमवर्क ये है, आप मुझे ये बताएंगे जो पहला अनाज ATM है वो कहाँ पे स्टार्ट किया गया? अनाज ATM, इस चीज का आप मुझे आंसर करके बताएंगे, ठीक है। ये तो बड़ा लिख देते हो, ये क्वेश्चन गलत हो गया, ये क्वेश्चन गलत हो, चलो अच्छी बात है, आप कंफर्म करते हो, बट अब इस चीज का आंसर भी देना, ठीक है। अनाज ATM कहाँ पर है, इस चीज का आंसर भी देना। 31वां क्वेश्चन मार्क करेंगे, गो संरक्षण, बिकॉज यहां से क्वेश्चन आपके शायद आए थे एक शिफ्ट में। गो संरक्षण व गो संवर्धन 2015 कब लागू हुआ? 14 मार्च 2015 को हुआ, 15 मार्च 2015 को हुआ, 16 मार्च 2015 को हुआ या फिर 17 मार्च 2015 को हुआ? तो जो गो संरक्षण और गो संवर्धन ये जो आपका नियम था ये आपका लागू हुआ था 16 मार्च 2015 को अंदर। इसके अंदर जो बीफ है उसके अंदर रोक लगाया गया, ठीक है। और साथ ही जो भी गो हत्या करेगा ना, जो भी गो हत्या करेगा उसको 10 साल की सजा तक का प्रावधान यहाँ पर किया गया, ठीक है। तो 31 का आपका जो आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 16 मार्च 2015। चलिए, हरियाणा का कौन सा जिला
भारत के इतिहास में अपनी 3 महत्वपूर्ण लड़ाइयों के लिए मशहूर है? शायद आप सभी बना पाएंगे इस क्वेश्चन को। पानीपत का पहला युद्ध, पानीपत का दूसरा युद्ध, पानीपत का तीसरा युद्ध। ठीक है, तो पानीपत इसका बिल्कुल सीधे तौर पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिकॉज क्वेश्चन जो है आपसे बहुत ईजी से ईजी भी रखे गए थे। हरियाणा की राजधानी भी एक क्वेश्चन आया था शिफ्ट के अंदर, है ना, तो ईजी से ईजी भी रखे गए थे और आपके सामने डिफिकल्ट क्वेश्चन भी रखे गए थे। तो आपने हर तरीके के क्वेश्चन करने हैं। और ये जो क्वेश्चन है ये आपसे एक शिफ्ट में पूछा भी गया, भाई नारनौल का प्राचीन नाम क्या है? नंदीग्राम है, नारनौल है, नंगल है या फिर कोई नहीं? तो इसका जो प्राचीन नाम है वो नंदीग्राम है। ठीक है, क्या नाम है? नंदीग्राम। आपने प्राचीन नाम सभी के ही करने हैं, जो मैंने अगर आपको पीडीएफ लिया है तो उसके अंदर भी हर डिस्ट्रिक्ट को कवर किया था, उसके अंदर आपको करवाए हैं। साथ ही सभी डिस्ट्रिक्ट को यूट्यूब पर भी करवाया गया, तो उसके अंदर भी है। तो नंदीग्राम इसका करेक्ट आंसर है। किस वर्ष में हरियाणा में पहली बार दैनिक हरिभूमि प्रकाशित करी गई थी? तो दैनिक हरिभूमि किस वर्ष प्रकाशित करी गई थी? 1995 में, 97 में, 98 में या 96 में? तो 97 इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या है? करेक्ट आंसर है 34 का। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट। उसके बाद बढ़ते हैं 35 क्वेश्चन की तरफ, फटाफट से कर लेंगे क्वेश्चंस को। प्रसिद्ध बड़खल झील हरियाणा के किस जिले में स्थित है? बड़खल झील के बारे में बताना है, शायद आपको पता भी होगा। गुरुग्राम के अंदर है, रोहतक के अंदर है, फरीदाबाद के अंदर या फिर रोहतक के अंदर। 2 बार आ गया रोहतक, चलो माय मिस्टेक। चलिए, इसके अंदर ये जो है आपका फरीदाबाद के अंदर है। किसके अंदर है? FDBD, फरीदाबाद के अंदर है आपका बड़खल झील। ठीक है, ये आप ध्यान में रखेंगे। चलिए एक सेकेंड, फरीदाबाद के अंदर है या फिर कहाँ है? हाँ, फरीदाबाद के अंदर ही है ये। चलो, हरियाणा का कुल क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर है? तो हरियाणा का जो कुल, ये भी क्वेश्चन आया भाई, इजी क्वेश्चन है, ये भी आया है। इतना भी नहीं है, इतना भी नहीं है, इतना भी नहीं है। 44,212, मैंने तो इसको ऐसे याद कर रखा है, 44,212 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, तो आप इस चीज को मार्क करेंगे। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। कुल क्षेत्र पर 44,212 वर्ग किलोमीटर। चलिए 37 क्वेश्चन कहता है हरियाणा की किस नस्ल की भैंस सारे भारत में प्रसिद्ध है? ये तो आपको आता ही होगा। तो आपकी जो मुर्रा नस्ल की भैंस है वो आपके विश्व प्रसिद्ध, सारे भारत में प्रसिद्ध है। और इसको जो है काला सोना भी कहा जाता है। ठीक है, ब्लैक गोल्ड भी इसको कहा जाता है। चलिए 38 क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हरियाणा में भिवानी टेक्सटाइल मिल की जो स्थापना है वो कब हुई थी? हरियाणा में भिवानी टेक्सटाइल मिल की स्थापना कब हुई थी? 1930 में हुई थी, 1933 में हुई थी, 1937 में हुई थी या फिर 1942 में हुई थी? तो कब हुई थी? 38 का जो करेक्ट आंसर है आपका वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, 1937। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। 1937 में इसकी स्थापना हुई थी। चलिए नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। हरियाणा में रैपिड मेट्रो की शुरुआत, रैपिड मेट्रो से क्वेश्चन शायद एक शिफ्ट में आया भी था। रैपिड मेट्रो आम जनता के लिए कब खोला गया था? तो वो 2013 के अंदर खोला गया था। ठीक है, और रैपिड मेट्रो की शुरुआत सर्वप्रथम किस शहर में हुई थी? तो ये सभी को पता होना चाहिए, ये गुरुग्राम के अंदर, जो गुड़गांव नहीं है अब ये गुरुग्राम हो गया है। ठीक है, 2016 के अंदर इसको गुरुग्राम कर दिया गया है। तो गुरुग्राम इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 39 का डी ऑप्शन, रैपिड मेट्रो यहाँ से आपकी स्टार्ट हुई थी। तिलियार नामक पर्यटन स्थल हरियाणा के किस जिले में है? तो जो तिलियार नामक पर्यटन स्थल है वो जिला जींद के अंदर है, कैथल में है, रोहतक में या फिर महेंद्रगढ़ में है? तो बिना किसी देरी के इसको मार्क करेंगे हम रोहतक। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाता है तिलियार झील के बारे में। चलिए नेक्स्ट है 41, हरियाणा से संबंधित अब आपके कुछ करंट क्वेश्चंस हैं। हरियाणा से संबंधित निम्नलिखित खिलाड़ियों में किसने टोक्यो 2020 पैरालंपिक्स में स्वर्ण पदक प्राप्त किया है? टोक्यो 2020 पैरालंपिक्स है ये। ठीक है, पैरालंपिक्स में स्वर्ण पदक जीता है रवि कुमार दहिया ने, सुनीता शर्मा ने, साक्षी मलिक ने। देखो साक्षी मलिक तो हो नहीं सकता है ना, ये पैरालंपिक नहीं खेलती है, या फिर सुमित अंतल ने। तो फिर ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर करेक्ट है, बिल्कुल सुमित अंतल ने। ठीक है, ये सोनीपत से है, शायद सोनीपत से ही अगर मैं गलत नहीं हूं तो, ये सोनीपत से है और इन्होंने अपना विश्व रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है, इन्होंने जो वो आपका जेवलाइन थ्रो होता है ना उसमें सबसे ज्यादा इन्होंने फेंका और उसको विश्व रिकॉर्ड भी इन्होंने बनाया है। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे और सुमित अंतल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 41 का 4 आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट है। चलिए हरियाणा के किस व्यक्ति को शिक्षा रत्न अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? शिक्षा रत्न अवार्ड 2022 आपने बताना है। प्रोफेसर टंकेश्वर कुमार है, सुनील कुमार है, रोहित शर्मा है या फिर डीआर कंबोज है? तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर ए, टंकेश्वर कुमार। ठीक है, चलो 42 का ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। उसके बाद बढ़ते हैं 43 की तरफ। प्रीतम सिवाच हॉकी अकादमी हरियाणा के किस जिले में है? तो प्रीतम सिवाच हॉकी अकादमी जो है वो आपका सोनीपत के अंदर है। ठीक है, सोनीपत के अंदर आप मार्क करेंगे। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं 44 की तरफ। हरियाणा के किस जिले को पहली बार वंदे भारत ट्रेन से जोड़ा गया है? किस जिले को? तो करनाल को, रेवाड़ी को, पंचकुला को,
फिर अंबाला को, तो इसको जो जोड़ा गया है ना वो आपका अंबाला है, ठीक है, क्या है, अंबाला है। चलिए अंबाला इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद 44 का डी ऑप्शन राइट हो गया। नेक्स्ट है 45 क्वेश्चन, हरियाणा में अब किस जानवर को पालने के लिए लाइसेंस लेना होगा। हो सकता है आपको लगे कैसा क्वेश्चन है, बट फिर भी कई बारी बेसिक चीजें भी आपसे पूछ ली जाती है। लेकिन अब इस चीज को यहाँ पर लागू कर दिया गया है कि अगर आप अपने घर में आप कुत्ता पालते हैं, अगर आपको डॉग पालने का शौक है तो अब आपको लाइसेंस लेना होगा। और साथ ही अगर आप अपने डॉग को सार्वजनिक जगहों पर अगर लेकर के जाते हो, सार्वजनिक जगहों पर, पब्लिक प्लेसेस के अंदर, तो फिर आपको अपने कुत्ते का जो मुंह है ना उस पे मास्क लगाना होगा भाई, बंद करना होगा, कहीं वो काट वाट ना लोगों को, ठीक है। तो कुत्ते को अब आप फेस मास्क ले जा करके सार्वजनिक जगहों पर लेकर के जाओगे, अदरवाइज आपको चालान भरना पड़ सकता है। तो 45 को आपका जो ऑप्शन है वो आपका बी हो जाएगा, कुत्ता। आई होप आप इस चीज को वैसे पहले भी कर ही गए होंगे। 46 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका हरियाणा चुनाव आयोग की यूथ आइकन किसे बनाया गया है। हरियाणा चुनाव आयोग की यूथ आइकन साक्षी मलिक को बनाया गया, विनेश फोगाट को जो है बनाया गया है। विनेश फोगाट से याद में आ रहा है भाई प्रोटेस्ट चल रहा है ना, प्रोटेस्ट चल रहा है। मुझे समझ में नहीं आता कि जब ये लोग मेडल लेकर के आते हैं ना तो सब लोग इतना उछल जाते हैं, ये देंगे वो देंगे, और अब कोई सुन नहीं रहा है कि आखिर प्रोटेस्ट कर क्यों रहे हैं ना, आखिर ये सिचुएशन क्यों आई है, कुछ तो बात हुई होगी ना। मुझे ऐसे लगता है सुनना चाहिए इनकी, और जो हमारे लिए, जो हमारे देश का नाम ऊंचा कर रहे हैं और जो हमारे लिए इतने मेडल ला रहे हैं, इतनी मेहनत करके, और वो लोग अगर प्रोटेस्ट करने के लिए बैठे हुए हैं ना, फिर मुझे लगता है इससे कोई अब क्या ही है, इससे तो बड़ी बात नहीं हो सकती है ना। तो काफी बड़ी बात है ये एक तरीके से, अगर प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है इनको, अपने खुद के लिए एक तरीके से न्याय मांग रहे हैं, और जो मुद्दा है वो काफी बड़ा मुझे लगता है यहाँ पर। तो सरकार को बिल्कुल इस बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि अगर यही लोग बेचारे अगर ऐसे न्याय मांगेंगे, फिर जो आम आदमी है उसका तो होगा ही क्या। चलिए चलो अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि चुनाव आयोग की यूथ आइकन किसे बनाया गया है। तो गौरी शोरन को बनाया गया है, ठीक है। ये एक अंतरराष्ट्रीय शूटर है, काफी मेडल इनके नाम पर है, और ये गौरी शोरन है इसका करेक्ट आंसर। इनको चुनाव आयोग ने यूथ आइकन बनाया है, ठीक है। चलिए 46 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और 47 कहते हैं हरियाणा के किस जिले में विश्व स्तरीय ग्लोबल सिटी विकसित होगी। कौन से जिले में विश्व स्तरीय ग्लोबल सिटी विकसित होगी, अंबाला में, गुरुग्राम में, यमुनानगर में, या फिर पंचकुला में। तो देखो जो अपने हरियाणा के जो सीएम है उन्होंने ये कहा है कि अपना जो गुरुग्राम है, जिसको आप गुड़गांव भी कहते हो, गुरुग्राम है उसको स्विट्जरलैंड, ठीक है, स्विट्जरलैंड की तर्ज पर इसको क्या करेंगे, विकसित करेंगे, स्विट्जरलैंड की तर्ज पर। एक सेकंड में इसको लिख देती हूँ अगर इधर उधर हो जाए तो। स्विट्जरलैंड की तर्ज पर अपने गुरुग्राम को विकसित करेंगे। गुरुग्राम जो है आउटर वर्ल्ड के साथ जोड़ने का एक पुल का काम करेगा गुरुग्राम। और यहाँ पर चाहे आप हेल्थ की फैसिलिटीज ले लो, फिर यहाँ पर आप मत्स्य पालन की जो सारी चीजें ले लो, इन सभी को किसकी तर्ज पर विकसित करा जाएगा, इस सभी को जो स्विट्जरलैंड है ना उसकी तर्ज पर विकसित करा जाएगा। सॉरी स्विट्जरलैंड नहीं, सिंगापुर है, ठीक है, सिंगापुर की तर्ज पर, सॉरी गलती हो गई मेरे से, सिंगापुर की तर्ज पर, ठीक है। सारी चीजों को किसकी तर्ज पर, सिंगापुर की तरह सारी चीजों को किया जाएगा। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, गुरुग्राम हो जाएगा, ठीक है, सिंगापुर आएगा भी। चलो 47 का आ जाएगा 2 ऑप्शन। नेक्स्ट है नीरज चोपड़ा किस देश के फ्रेंडशिप एम्बेसडर बने हैं। तो नीरज चोपड़ा जो है, ये स्विट्जरलैंड यहां से आ गया मेरे दिमाग में, वो सिंगापुर है। नीरज चोपड़ा जो है किस देश के फ्रेंडशिप एम्बेसडर, नीरज चोपड़ा कौन है अब आपको बताने की जरूरत नहीं है, ना तो नेपाल आएगा, ना जापान आएगा, ना चीन आएगा, किसके है, स्विट्जरलैंड के फ्रेंडशिप एम्बेसडर बने हैं, ठीक है, यहाँ से। तो लोग जो है अपना आना जाना इस देश के अंदर करें, इसके बारे में ऐड वगैरह करते हुए नजर आएंगे नीरज चोपड़ा। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर क्या है आपका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट है आपका 49 क्वेश्चन है, निम्न में से, निम्न का जो लिखा है वो मैंने गलत लिखा है। निम्न में से हरियाणा सरकार की कौन सी योजना स्थानीय किस्म के पेड़ों को बढ़ावा देती है, योजना के ऊपर है, और जो आपके जो लोकल पेड़ होते हैं उनको बढ़ावा देती है, कौन सी योजना, हर शहर हरियाली योजना, हर पहर हरियाली योजना, हर घर हरियाली योजना, या फिर हर नगर हरियाली योजना। तो ये आपका 3 है, आपका ऑप्शन नंबर 3 है, हर घर हरियाली योजना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बारे में थोड़ा डीप में भी पढ़ लेना, ठीक है। चलो हरियाणा के गरीब लड़कियों के लिए कौन सी योजना लागू है, गरीब लड़कियों के लिए है, पुअर गर्ल्स के लिए कौन सी योजना है, अपनी बेटी अपना धन, अपनी बेटी अमूल्य धन, अमूल्य धन अमूल्य बेटी, इंदिरा सहेली योजना। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, अपनी बेटी अपना धन इज द राइट आंसर।
तो ये कुछ 50 क्वेश्चंस थे जो आज हमने डिस्कस करे हैं मॉक टेस्ट 2 के अंदर, एचएसएससी टीजीटी के अंदर। जो आपके रिमेनिंग पेपर रह गए हैं, इंग्लिश का रह गया है, एसएसटी का रह गया है, और भी सब्जेक्ट्स होंगे उनके पेपर आपके सामने रह गए हैं। तो आप सभी को विश यू ऑल द बेस्ट। सब जिनका भी एग्जाम है, शायद इस संडे तो नहीं है ना, अगले संडे है शायद, है ना, 13-14 को। चलो, थैंक यू देखने के लिए। अगर पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल करना भाई, लाइक शेयर और सब्सक्राइब बिल्कुल करना। किसको? टीचिंग गोल्स को। चलिए, और आप सभी से एक अनुरोध है भाई, जिनका भी एग्जाम हो चुका है, आप चैनल के साथ जुड़े रहिए, आप चैनल को प्लीज़ ना छोड़े, ताकि जो है सारी चीज़ें अच्छी तरीके से चलती रहे ना, अच्छा नहीं लगता है ऐसे। तो आप चैनल से जुड़े रहिए, आपको कुछ ना कुछ यहाँ से कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। आप सभी अच्छा पेपर करके आए हों, भगवान करे, और आप सभी जो है टीचर बन जाए, बट फिर भी एक मैं यही गुजारिश करूँगी कि आप चैनल से जुड़े रहिए, ठीक है। चलिए, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा, सभी के साथ शेयर कर देना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।